नमस्कार। आज हम भारत के शासन की एक बहुत ही दिलचस्प अनोखी व्यवस्था को समझने वाले हैं। ये व्यवस्था 3 सूचियों पर टिकी है और पता है, यही सूचियां तय करती हैं कि आखिर हमारा देश चलेगा कैसे, कौन से कानून कहाँ बनेंगे और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। अच्छा, एक बात कभी सोची है कि देश की सरहदों पर जो सेना तैनात है वो तो आती है केंद्र सरकार के अंडर, लेकिन हमारे गली मोहल्ले में जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे देश में शक्तियों का ये बंटवारा आखिर किया क्यों गया है और कैसे किया गया है। और इसी को कहते हैं शक्तियों का विभाजन। मतलब एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था जो ये तय करती है कि भाई कौन से मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और कौन से मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसका मकसद सीधा सा है, भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में शासन को आसान और असरदार बनाना। अब ये संतुलन बनाने के लिए संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। चलिए अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। इसमें वो सारे विषय हैं जो पूरे देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब जिनका महत्व पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसा है। इसको ऐसे समझिए, संघ सूची हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। सोचिए, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को एक ढांचा देती है, एक स्थिरता देती है ना? बिल्कुल वैसे ही ये लिस्ट पूरे देश को एक यूनिट की तरह, एक इकाई के रूप में जोड़े रखती है। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम मामले जैसे कि डिफेंस, आर्मी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब। पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, ये भी इसी का हिस्सा हैं। और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। क्यों? ताकि पूरे देश में इन मामलों पर एक रूपता बनी रहे, एक जैसी पॉलिसी हो। चलिए अब संघ सूची से आगे बढ़ते हैं राज्य सूची की तरफ और देखते हैं कि लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर शासन कैसे चलता है। अच्छा, अगर संघ सूची देश की रीढ़ की हड्डी थी, तो राज्य सूची को आप शरीर के हाथ पांव की तरह मान सकते हैं। ये उन जरूरतों को पूरा करती है जो हर इलाके की अपनी अलग होती हैं और जिनका सीधा ताल्लुक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। तो इसमें क्या आता है? पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेती-बाड़ी यानी कृषि, ये सब। अब जरा सोचिए, जो खेती की जरूरतें केरल में हैं, वो पंजाब से कितनी अलग होंगी, है ना? इसीलिए इन विषयों को स्टेट लेवल पर ही बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि भाई हर राज्य अपनी जमीनी हकीकत और चुनौतियों को सबसे बेहतर समझता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि राज्य सूची के जो विषय है ना, वो हमारे रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले की पुलिस हो या फिर हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी लिस्ट पर, समवर्ती सूची। ये वो जगह है जहां केंद्र और राज्य के बीच एक तरह की पार्टनरशिप, एक टीम वर्क देखने को मिलता है। अगर हम शरीर वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाएं, तो समवर्ती सूची हमारे नर्वस सिस्टम की तरह है, तंत्रिका तंत्र। ये वो जगह है जहां सेंटर और स्टेट दोनों के सिग्नल्स मिलते हैं और एक तालमेल बनता है। इस लिस्ट में कौन से विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, जंगल, शादी तलाक, ये सब? इन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, जानते हैं? शिक्षा यानी एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, लेकिन फिर लगा कि इसका तो राष्ट्रीय महत्व है, तो इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब होता क्या है कि केंद्र एक नेशनल फ्रेमवर्क बना सकता है और राज्य उसमें अपनी लोकल भाषा और संस्कृति को जोड़ सकते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक सवाल तो उठता है। मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और दोनों के कानून एक दूसरे के खिलाफ हैं, टकरा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? किसका कानून माना जाएगा? इसका जवाब हमारे संविधान में बिल्कुल साफ दिया गया है। अगर ऐसी कोई टकराव की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार का बनाया कानून ही लागू होगा, वही मान्य होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्रीय नजरिए को, नेशनल पर्सपेक्टिव को प्राथमिकता दी जा सके। तो अब तक हमने तीनों सूचियों को देख लिया। आइए अब इस पूरे सिस्टम के पीछे जो एक खूबसूरत बैलेंस का आइडिया है ना, उसे समझते हैं। तो अगर हम इसे एक नज़र में देखें,
संघ सूची है देश की एकता और एकरूपता के लिए, राज्य सूची है लोकल जरूरतों और आज़ादी के लिए, और समवर्ती सूची वो है सहयोग और साझा जिम्मेदारी के लिए। मतलब ये तीनों मिलके एक बहुत ही मजबूत लेकिन साथ ही फ्लेक्सिबल यानी लचीला ढांचा तैयार करते हैं। तो आखिर में इस पूरी व्यवस्था का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, एक ऐसा देश बनाना जो केंद्र में तो मजबूत हो, लेकिन जिसके राज्य भी अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से एम्पावर्ड हों, सशक्त हों। ये यूनिटी और ऑटोनॉमी के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी जैसे एकदम नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में इन सूचियों में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी? शायद हाँ, और यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ खुद को बदल सकता है, ढाल सकता है।